नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट आईक्यू में। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रैक्टिस सेट में आपकी परीक्षा के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग और आपके सिलेबस के हिसाब से ही ये प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए हैं। हम लोग सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझते हुए पढ़ेंगे ताकि सभी प्रश्नों के उत्तर हमें याद रहे। ठीक है दोस्तों, इसलिए सभी प्रश्नों को समझते हुए चलेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? आपका ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड हर्डिंग, सी लॉर्ड लिटन, डी लॉर्ड क्लाइव। तो दोस्तों, इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड हर्डिंग। दोस्तों, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर 1912 में दिल्ली बनी थी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राज्य वैद्य थे? ऑप्शन ए वासुमित्र, बी नागार्जुन, सी चरक, डी पतंजलि। दोस्तों, इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी चरक। चरक जो है वो कनिष्क के राज्यवैद्य थे। कनिष्क एक महान कुषाण शासक था। कनिष्क का राज्यवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की थी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? ए हरिद्वार, बी नामचा बरबा, सी अलकनंदा, डी अंबाला। तो दोस्तों, इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी अंबाला। अंबाला जो है वो गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच हरियाणा क्षेत्र में है, जो जल क्षेत्र को पृथक करता है यानी अलग करता है। अंबाला नगर हरियाणा के सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के जल विभाजक पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय का पर्यवेक्षण कौन करता है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय, बी जिला न्यायालय, सी उच्च न्यायालय, डी सांसद। दोस्तों, इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय जो है वो अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ए क्रोमोस्फेयर, बी प्रकाश मंडल, सी रेडियो एक्टिव जोन और डी कोरोना या क्रीट। तो दोस्तों, इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी कोरोना क्रीट। डी बिल्कुल राइट आंसर है आपका, क्योंकि सूर्य में कई परतें पाई जाती हैं, मुख्यतः 3 परतें होती हैं। ठीक है, फोटोस्फेयर जो है वो आपकी निचली परत होती है, क्रोमोस्फेयर आंतरिक परत होती है और कोरोना जो है वो आपके बाहरी परत होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कार्ले बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? आपका ऑप्शन ए है उड़ीसा, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी असम। तो इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। कार्ले की गुफाएं भारत के प्राचीन बौद्ध गुफाओं का समूह है। इन गुफाओं का निर्माण चट्टानों को काटकर गुफा वेदियों के रूप में किया गया था। कार्ले की गुफाएं महाराष्ट्र के लोनावाला के निकट करली में स्थित हैं। दोस्तों, इन वेदिकाओं को 2री शताब्दी ईसा पूर्व में और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच विकसित किया गया था और ये गुफाएं ऐतिहासिक रूप से बौद्ध धर्म के महासंधिका संप्रदाय और बाद में हिंदुत्व से संबंध थी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, कार्ले की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त है? आपका ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी संसद और सी है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो दोस्तों, इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी संसद। संसद को जो है वो किसी अनुसूचित जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो
तो ऐसा करने की शक्ति संसद के पास है। संसद विधि बनाकर ऐसा कर सकती है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर, डी आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, क्योंकि प्रशांत महासागर परिमेखला में विश्व के सबसे अधिक ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से थाने तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली थी? ऑप्शन ए 1835, बी 1825, सी 1853, डी 1840। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी 1853। भारत में पहली बार रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और ठाणे के बीच चलाई गई थी दोस्तों, जिसने 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। भारत की दूसरी रेलगाड़ी 1854 में हावड़ा से हुगली के बीच चलाई गई थी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर किस स्थान पर था? आपका ऑप्शन ए है सिक्किम, बी पुणे, सी मद्रास अब चेन्नई, डी बॉम्बे अब मुंबई। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी बॉम्बे, क्योंकि 1764 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला डाकघर बम्बई महाराष्ट्र में स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्न में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? ऑप्शन ए 1909, बी 1920, सी 1895, डी 1897। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है 1909। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में बांटो और राज करो की अंग्रेज़ों की नीति को वैधानिक दर्जा यानी भारतीय परिषद एक्ट 1919 के अंतर्गत किया गया। इस एक्ट के तहत मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र और मताधिकार की व्यवस्था की, और जिसने पाकिस्तान का बीजारोपण कर दिया, जो बाद में भारत विभाजन का कारण भी बना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है 1909। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए सरदार पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी लाला लाजपत राय। तो इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन भी किया था। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम एक प्रसारण जारी किया, जिसमें उन्होंने इस निर्णायक युद्ध में विजय के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी, और सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित भी किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के किस ज़िले में कलनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, स्थित है? ऑप्शन ए मदुरई, बी तिरुचिरापल्ली, सी इरोड, डी कोयम्बटूर। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी तिरुचिरापल्ली, क्योंकि ग्रैंड एनीकट बांध तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्थित है। यहाँ कलनई नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ग्रैंड एनीकट बांध जो सबसे पुराने बांधों में से एक बांध है, तो ये जो है आपका तमिलनाडु के ज़िले तिरुचिरापल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? ऑप्शन ए कावेरी, बी ब्राह्मणी, सी बैगई और डी आपका है पेन्नार। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी पेन्नार, क्योंकि पेन्नार नदी कर्नाटक के नंददुर्ग पहाड़ी से निकलकर पूरब की ओर 970 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पापाधन और चित्रावली इसकी सहायक नदियां भी हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, तनामी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए चीन, बी दक्षिण अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी भारत। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी। तनामी रेगिस्तान द ग्रेट सैंडी रेगिस्तान के पूर्व में स्थित है। इस रेगिस्तान का क्षेत्रफल 37,500 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों ये रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ऑप्शन ए है फ्रांस, बी चीन, सी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी चीन। चीन जो है विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और भारत जो है वो आपका दूसरे नंबर पर है। ठीक है दोस्तों, तीसरे नंबर पर रूस है और चौथे नंबर पर आपका अमेरिका है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, तीर्थ झील और सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित किस शहर के पास स्थित हैं? ऑप्शन ए झांसी, बी कानपुर, सी आगरा, डी लखनऊ। दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी आगरा। आगरा जो है काठिम झील आगरा में स्थित है। ठीक है, सिकंदरा से 12 किलोमीटर की दूरी पर ये काठिम झील है और पक्षी विहार भी वहीं पर स्थित है। इस पक्षी विहार में स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की 100 से ज़्यादा प्रजातियां हैं। उत्तर प्रदेश वन विभाग ने 27 मार्च 1991 को इस पूरे क्षेत्र को राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य बना दिया है। तो तीर्थ झील और सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य आपका आगरा शहर के पास जो है स्थित है। ठीक है, ये सिकंदरा में है दोस्तों। अगर सिकंदरा ऑप्शन हो तो सिकंदरा भी सही है, लेकिन ये पूछ रहा है आगरा के पास, इस मतलब किस शहर के पास है, तो ये आगरा के पास में है, 12 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है? आपका ऑप्शन ए है झांसी, बी ग्वालियर, सी जयपुर, डी हैदराबाद। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी हैदराबाद। हैदराबाद भारत के तेलंगाना राज्य की राजधानी है। ये दक्कन के पठार पर मूसी नदी के किनारे स्थित एक शहर है। इस खूबसूरत शहर को कुतुबशाही परंपरा के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपनी प्रेमिका भागमती को उपहार भेंट किया था। दोस्तों हैदराबाद को निज़ाम का शहर, मोतियों का शहर भी कहा जाता है। ये शहर फलकनुमा पैलेस का घर भी है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी? ऑप्शन ए सुल्तान, बी बादशाह, सी नवाब, डी साहब। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी। हैदराबाद अवध और बंगाल मुगल साम्राज्य की अधिपत्ति से 18वीं सदी में छूट गए और स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। 1724 में निज़ामुल मुल्क ने दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। मुर्शिद कुली खां मुगल संरक्षण के तहत 1717 में बंगाल का गवर्नर बना, लेकिन दिल्ली में उसका संबंध भेंट भेजने तक सीमित था। सादत खां बुरहानुल मुल्क ने 1722 में अवध के गवर्नर के रूप में उसकी नियुक्ति के समय ही धीरे धीरे स्वतंत्रता प्राप्त कर ली।
नवाब की उपाधि धारण की। सआदत खां के बाद अवध के नवाब वज़ीर मुग़ल सम्राट के वज़ीर भी होते थे दोस्तों, इसलिए ये नवाब वज़ीर कहलाते थे। 1856 में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह पर लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ पैलेस के अंतर्गत कुशासन का आरोप लगा। अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। तो इन शासकों ने नवाब की उपाधि अपनाई थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, बी नई दिल्ली, सी अवध, डी वारंगल। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली। अलाई दरवाज़े का निर्माण 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ये कुतुब मीनार के पास दक्षिण में स्थित है। निर्माण और अलंकरण के इस्लामी तरीकों का उपयोग करके बनाए जाने वाले पहले भारतीय स्मारक के रूप में, यानी कि इंडो इस्लामिक वास्तुकला में इसका एक विशेष महत्व है दोस्तों। इसे यूनेस्को द्वारा 1993 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूरा विश्व होलोकास्ट शब्द को विशेष रूप से निम्नलिखित किस देश के साथ जोड़कर देखता है? ऑप्शन ए जर्मनी, बी मिस्र, सी चीन, डी मैक्सिको। तो इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए जर्मनी, क्योंकि 1933 में एडोल्फ हिटलर जर्मनी की सत्ता में आया दोस्तों, और उसने एक नस्लवादी साम्राज्य की स्थापना की जिसमें यहूदियों को सब ह्यूमन करार दिया गया और उन्हें इंसानी नस्ल का हिस्सा नहीं माना। होलोकास्ट समूचे यहूदी लोगों को जड़ से ख़त्म कर देने का सोच समझ और योजनाबद्ध प्रयास था। तो इसलिए इसे पूरा विश्व होलोकास्ट शब्द के रूप में जोड़कर देखता है। ठीक है, ये जो है जर्मनी देश के साथ इसका संबंध है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? ऑप्शन ए युद्ध के लिए सेना का नेतृत्व करना, बी राजकोष को बनाए रखना, सी राजस्व एकत्रित करना, डी कानून और व्यवस्था बनाए रखना। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, क्योंकि दोस्तों कोतवाल की नियुक्ति केंद्रीय सरकार करती थी। ये नगर में घटने वाली सारी घटनाओं के लिए उत्तरदायी होता था। अपराधियों को सज़ा देने में असमर्थ होने पर कोतवाल को हर्जाना भी भरना पड़ता था। राजस्व एकत्रित करने का कार्य दीवान का होता था, और जो आपके ये जो है दीवान का काम होता था राजस्व एकत्रित करना, और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोतवाल की भूमिका होती थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1857 में आर्य समाज की स्थापना की? ऑप्शन ए मुंबई, बी अहमदाबाद, सी पुणे, डी कोलकाता। तो इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए मुंबई, क्योंकि दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के एक मोरवी नामक ग्राम में हुआ था। इनका बचपन का नाम मूल शंकर था दोस्तों। इनके गुरु का नाम स्वामी बिरजानंद था। 1857 में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की नींव रखी या स्थापना की। उनका उद्देश्य वैदिक धर्म की पुनः स्थापना करना और पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से भारतीय सभ्यता और संस्कृति को विकृत होने से रोकना था। इसलिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1857 में मुंबई में। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश के थे? ऑप्शन ए पुर्तगाल, बी ग्रीस, सी मिस्र, डी तुर्की। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्रीस। मेगास्थनीज मूल रूप से ग्रीस के थे। चंद्रगुप्त ने यूनान निवासी सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व पराजित किया।
सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा, जिसने मौर्य प्रशासन पर इंडिका नामक पुस्तक लिखी। वर्तमान में यूनान ग्रीस को कहते हैं। ये यूरोप महाद्वीप का एक देश है दोस्तों। इसकी राजधानी एथेंस है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, ग्रीनविच निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? ऑप्शन ए लंदन, बी एम्स्टर्डम, सी शिकागो, डी न्यूयॉर्क। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए लंदन। ग्रीनविच जो है वो आपका लंदन शहर के पास स्थित है। अमास को अंतर्राष्ट्रीय मानक समय यानी ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस समय का निर्धारण इंग्लैंड के ग्रीनविच में स्थित वेधशाला से होता है। दोस्तों इस समय को मानक मानकर संसार के विभिन्न देशों में समय क्षेत्र के अनुसार निर्धारण होता है। भारत के मानक समय की रेखा 82.5 डिग्री पूर्व इलाहाबाद नैनी से होकर 5 राज्यों से गुजरती है। भारत में जो है नैनी से गुजरती है, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के, और 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, चोलनाइकन, कुरुम्बा, कुट्टू नाइकन, कादर और कोरगा भारत के किस भाग के आदिम जनजाति हैं? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी अंडमान निकोबार द्वीप, सी केरल, डी उड़ीसा। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी केरल। चोलनाकइन मुख्य रूप से दक्षिणी केरल राज्य, विशेष रूप से साइलेंट वैली में निवास करते हैं, जो द्राविड़ परिवार से संबंधित हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों पर टोडा जनजाति निवास करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए कावेरी, बी गोदावरी, सी महानदी, डी कृष्णा। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी कृष्णा। विजयवाड़ा जो है वो कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित है और विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के राज्य का एक शहर है जो कृष्णा नदी के पास स्थित है। दोस्तों इस नदी का उद्गम महाबलेश्वर महाराष्ट्र है, जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर स्थित है। इसका प्रवाह 5 राज्यों में है। नागार्जुन सागर बांध भी इसी नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, अज़रबैजान जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा था, निम्न में से कौन उसकी राजधानी है? ऑप्शन ए उलान बटोर, बी कीव, सी बाकू, डी ताशकंद। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी बाकू। अज़रबैजान 1991 के सोवियत संघ से अलग हुआ। इसकी राजधानी बाकू है। दोस्तों उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है और कीव जो है वो यूक्रेन की राजधानी है। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र का रंग कौन सा है? ऑप्शन ए बैंगनी, बी मजेंटा, सी गहरा नीला, डी काला। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी गहरा नीला, क्योंकि सम्राट अशोक के शिलालेखों पर एक चक्र बना हुआ है, इसे अशोक चक्र कहते हैं। ये धर्म चक्र का प्रतीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र को जो है एक स्थान दिया गया है जिसमें 24 तीलियां हैं। इसकी 12 तीलियां मनुष्य को बुद्धत्व अर्थात मनुष्य की अविद्या से दुख को बाहर निकालने के लिए उनका प्रतीक हैं और इस चक्र का रंग तिरंगे में गहरा नीला दर्शाया गया है। इस चक्र को दोस्तों सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की? ए मोहन घोष, बी मदन मोहन मालवीय, सी आनंद चारलू, डी बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने 1881 में मराठी भाषा में केसरी समाचार पत्र का संपादन शुरू किया और वैलेंटाइन शिरोल ने
इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा। और बाल गंगाधर तिलक का एक प्रसिद्ध नारा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है जिसे मैं लेकर रहूँगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। केसरी अखबार जो है मराठी भाषा में बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? ऑप्शन ए जीवी जोशी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी दादा भाई नौरोजी, डी सुब्रमण्यम अय्यर। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। दादा भाई नौरोजी भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहे जाते हैं। दोस्तों उन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत, ठीक है, उस का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? ऑप्शन ए बी डी सावरकर, बी प्रफुल्ल चाकी, सी सचिन सान्याल, डी रास बिहारी बोस। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए बी डी सावरकर। विनायक सावरकर और गणेश सावरकर ने 1899 में नासिक में गुप्त क्रांतिकारी संगठन मित्र मेला शुरू किया था। दोस्तों उस समय महाराष्ट्र में कई ऐसे क्रांतिकारी समाजों में से एक था जो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने में विश्वास रखते थे। और 1904 में महाराष्ट्र के 200 सदस्यों की बैठक में सावरकर ने इसका नाम बदलकर अभिनव भारत रख दिया था। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड एल्गिन, सी लॉर्ड मिंटो, डी लॉर्ड हर्डिंग। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन जो हैं 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान भारत के वायसराय थे। ठीक है, बंगाल में राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करने के उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन ने 16 अगस्त 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया। 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। दोस्तों उसी दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस क्रांतिकारी द्वारा फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया? ऑप्शन ए यशपाल, बी भागवती चरण बोहरा, सी भगत सिंह, डी सूर्य सेन। इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी भागवती चरण बोहरा। इन्होंने द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा। ठीक है, और भागवती चरण बोहरा स्वतंत्र भारत के महान क्रांतिकारी थे। वे हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य भी थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? आपका ऑप्शन ए है विंस्टन चर्चिल, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड बेवेल, डी क्लीमेंट इटली। दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी क्लीमेंट इटली। क्लीमेंट इटली ने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी। वे लेबर पार्टी के नेता थे। 1945 से 1951 तक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रहे। उनकी ही प्राथमिकता से भारत को स्वतंत्रता मिली। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए? ऑप्शन ए लक्षद्वीप और मालदीव्स, बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सी मिनिकॉय द्वीप और मालदीव्स, डी कवारती और मिनिकॉय द्वीप। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, अंडमान और निकोबार द्वीप। ठीक है, क्योंकि 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है, 9 डिग्री चैनल मालदीव लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है, 10 डिग्री चैनल आपका जो है वो छोटा अंडमान और निकोबार के द्वीप के मध्य है। ठीक है दोस्तों, और एक पाक स्टेट भी है जो तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? आपका ऑप्शन ए है लिपुलेख, बी शिपकीला, सी नीति, डी मुलिंग दर्रा। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिपकीला दर्रा जो है वो उत्तराखंड में स्थित नहीं है। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में है शिपकीला दर्रा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में रोहतांग है, बड़ा लाचला दर्रा भी स्थित है। आपका मुलिंग दर्रा, नीति दर्रा और लिपू लेक ये उत्तराखंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी? ऑप्शन ए नर्मदा, बी तापी, सी साबरमती, डी कोयना। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी तापी नदी। तापी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। दूसरी नदी तापी है। ठीक है, ये दोनों नदियाँ पश्चिम की ओर बहते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। नर्मदा जहाँ विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक से निकलती है, और ताप्ती नदी जो है उत्तर प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्लाई के पास से निकलती है।